ओके तो हेलो एंड नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रुद्रा ऑनलाइन क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 13, जिसमें हमने पिछले 2 भागों में कंप्लीट किया था कि जीव क्या होते हैं। फिर हमने पढ़ा था पर्यावरण क्या होता है। फिर इसके बाद जाना था कि जीव और पर्यावरण में क्या संबंध होता है या पारिस्थितिकी क्या होती है। पारिस्थितिकी की मुख्य शाखाओं के बारे में भी हमने जान लिया था। आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं पर्यावरणीय घटक के बारे में, अर्थात फैक्टर्स ऑफ इन्वायरमेंट या इन्वायरमेंटल फैक्टर। कारक और घटक एक ही चीज़ है। इसका अर्थ होता है कि पर्यावरण किनसे मिलकर बना होता है। तो यूँ तो हम सभी जानते हैं कि जो पर्यावरण होता है इसमें जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के घटक सम्मिलित होते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम एक चार्ट के रूप में पर्यावरण के घटक को समझते हैं, फिर बारी बारी से सबके बारे में जानेंगे, क्योंकि यह जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो 3 से 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पर्यावरणीय घटक क्या होते हैं, या पर्यावरण के कारक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या इनका वर्गीकरण करिए। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको अच्छे से लिखना होगा। यदि आप समझेंगे तो बेहतर ढंग से आपको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो पर्यावरण के कारक होते हैं उनको हम मुख्य रूप से 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है अजैविक कारक, अर्थात एबायोटिक फैक्टर जो जीवित नहीं है, और दूसरे हैं जैविक कारक या बायोटिक फैक्टर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अजैविक कारक। एनसीईआरटी की बुक आप उठाइए और इन पे डिटेल चर्चा आपको मिलेगी। चूँकि एनसीईआरटी की बुक में भी दिया गया है, सिलेबस में भी दिया गया है, तो इम्पॉर्टेंट ज़रूर होगा, ये आप समझ चुके होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो अजैविक कारक होते हैं उनको हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। सबसे पहले पर्यावरण के कारक को हमने 2 कैटेगरी में बांटा, अजैविक कारक और जैविक कारक। फिर अजैविक कारक को 3 कैटेगरी में बांटते हैं, और वो 3 कैटेगरी हैं जलवायुवीय कारक और मृदीय कारक, और फिर है स्थलाकृति कारक। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरी हो गई। चलिए बारी बारी से इनको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो जलवायुवीय कारक हैं उनमें हम कह सकते हैं कि सबसे पहला होगा प्रकाश। जलवायु कारक है, यानी जलवायु से संबंधित है। इन पर डिटेल चर्चा हम करने वाले हैं, लेकिन हमने चार्ट इसलिए बना दिया है पहले ही कि आपको आसानी हो आगे के टॉपिक समझने में। प्रकाश हो गया, टेम्परेचर हो गया, वायु की गति हो गया, ऐसे ही वायुमंडलीय गैसें हो गया, वर्षा हो गया, और वायुमंडलीय नमी हो गया, जिसको आर्द्रता बोलते हैं। ठीक है, ह्यूमिडिटी बोला जाता है इंग्लिश में। और नेक्स्ट है जो प्रकार अजैविक कारक का हुआ है मृदीय कारक। मृदीय कारक में खनिज पदार्थ आते हैं, कार्बनिक पदार्थ आते हैं जिन्हें ह्यूमस बोला जाता है, और मृदा में उपस्थित जल आता है, और मृदा में उपस्थित वायु आता है, और फिर मृदा में उपस्थित जीव आते हैं। जीव में छोटे और बड़े दोनों प्रकार के जीव उपस्थित होते हैं। फिर है स्थलाकृति कारक। ये अजैविक कारक के 3 भाग थे, जलवायुवीय कारक, मृदीय कारक, स्थलाकृति कारक। तो स्थलाकृति कारक में स्थान की ऊंचाई क्या है, भूमि की ढलान क्या है, तथा भूमि की दिशा या हम कह सकते हैं पर्वतों की दिशा किस ओर है। तो ये हो गए अजैविक कारक। अब बात करते हैं जैविक कारक में। तो जैविक कारक में जीवाणु हैं, शैवाल हैं, कवक हैं, परजीवी हो गए, सहजीवी हो गए, ऐसे ही मृत्योपजीवी हो गए, पादप हो गए, और जंतु हो गए। ये सब क्या है, जैविक कारक है। तो आई होप चार्ट आपको ज़रूर समझ आ चुका होगा। तो हम समझ सकते हैं इस चार्ट से पूरा जो वर्गीकरण है वो आपको एक नज़र में समझ आ जाएगा। बाकी इनकी डिटेल स्टडी हम लोग कर लेते हैं। तो पर्यावरण जो है वो क्या करता है कि जिसमें जो जैविक घटक हैं और अजैविक घटक हैं वो दोनों एक दूसरे को हम कह सकते हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते रहते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि पर्यावरणीय कारकों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है अजैविक कारक। कौन सा है, अजैविक कारक। और अजैविक कारक को इंग्लिश में कहते हैं एबायोटिक फैक्टर। ठीक है, तो इसके अंतर्गत सभी अजैविक घटक आते हैं, जिन्हें मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया था, अभी अपने चार्ट में आपको समझाया था, 3 भागों में बांटा गया था। और वह पहला है जलवायुवीय कारक यानी क्लाइमेटिक फैक्टर्स। तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स क्या होते हैं, किसी स्थान विशेष पर होने वाली समस्त वातावरणीय गतिविधियों का समन्वित परिणाम या समन्वित रिजल्ट उस स्थान की जलवायु
कहलाता है। तो ठीक है, ये जलवायु की परिभाषा हो गई। और जो जलवायु होती है, जलवायु पर्यावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह जीवन में भोजन, कपड़ा, घर आदि में सहायता करती है, क्योंकि जलवायु, आप समझते हैं कि जो जलवायु और मानसून है, इसी के कारण मतलब इस पर तो पौधे, जंतु सबका जीवन डिपेंड होता है। जैसी जलवायु होती है वैसा अनुकूलन करना ही होगा। क्योंकि आगे हम लोग की परिस्थिति में अनुकूलन भी सम्मिलित है, तो अनुकूलन पर विशेष चर्चा हम वहाँ पर करेंगे। वातावरण की दशाओं में जैसे यदि हम बात करें तो किसी स्थान पर विशेष समय या कम समय के लिए ताप, सूर्य, हवा, बादल, कोहरा आदि विशिष्ट होती है और इसे ही मौसम कहते हैं। तो मौसम और जलवायु में अंतर होता है। मौसम क्या होता है, बहुत क्षणिक होते हैं या कुछ समय के लिए होते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं तापमान हो गया, सूर्य हो गया, हवा हो गया, बादल, कोहरा आदि विशेष रूप से सम्मिलित होते हैं। और मौसम समय समय पर एक ही स्थान पर बदलता रहता है। जलवायु का जो भौतिक अध्ययन होता है वह जलवायु विज्ञान में किया जाता है, जिसे इंग्लिश में क्लाइमेटोलॉजी कहा जाता है। जलवायु संबंधी कारक वायुमंडल के माध्यम से पौधों की जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं, या हम कह सकते हैं पौधे और जलवायु के मध्य बहुत ही घनिष्ठ संबंध होता है। जलवायु जैसी होगी, पौधों को वैसा अनुकूलन करना ही पड़ेगा। किसी क्षेत्र की वनस्पति को प्रभावित करने वाले मुख्य जलवायु कारक जो होते हैं वह होते हैं प्रकाश, ताप, जल, वायु की गति, वायुमंडलीय गैसें और वर्षा और आर्द्रता या ह्यूमिडिटी। इनके बारे में हमने अभी आपको बताया है। अब बारी बारी से इनको हम समझ लेते हैं। ये सब मिलकर ही जलवायु का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में। एनसीईआरटी की बुक में इसमें डिटेल में दिया गया है प्रकाश के बारे में, जिसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। प्रकाश बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है। प्रकाश पर्यावरण का बेहद आवश्यक घटक है। पादपों के लिए सूर्य ही ऊर्जा का एकमात्र स्रोत होता है। प्रकाश की आवश्यकता के अनुसार पादपों को प्रकाश रागी तथा छाया रागी वर्गों में बांटा गया है। प्रकाश रागी का अर्थ होता है जिनको प्रकाश प्रिय होता है, और छाया रागी का अर्थ होता है जो बिना प्रकाश के भी रह सकते हो। ठीक है, तो इतनी बात समझना कि आगे अगर बात करें कि पादपों का प्रकाश पर क्या प्रभाव होता है या प्रकाश का पादपों पर क्या प्रभाव होता है, कि सनलाइट जैसे पड़ेगी पादप को वैसा ही अनुकूलन करना पड़ेगा। तो प्रकाश का प्रभाव पादपों के प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, गतिविधि, प्रजनन, बीज के अंकुरण एवं भौगोलिक वितरण पर पड़ता है। भौगोलिक वितरण का मतलब होता है कहाँ कहाँ पर ये पाए जाएंगे, क्योंकि हम सभी समझते हैं। सबसे पहले बात कर लें प्रकाश संश्लेषण की, तो हम जानते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में ही पौधे अपनी क्लोरोफिल की सहायता से क्या कर सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर सकते हैं। ये वायुमंडल से CO2 गैस और जड़ों द्वारा जल अवशोषित करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, और जिसमें ऑक्सीजन जो होती है वह गैस मुक्त होती है। ऐसे यदि आगे बात करें वाष्पोत्सर्जन के बारे में, तो वाष्पोत्सर्जन के बारे में फर्स्ट ईयर की क्लास में आपने डिटेल में पढ़ा है। यह होता है ट्रांसपिरेशन, और पौधे के वायवीय भाग से वाष्प के रूप में जल का बाहर निकलना ही वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन की मदद से ही पौधे जो होते हैं वो बहुत अधिक धूप में भी जीवित रह ले जाते हैं और झुलसते नहीं हैं। साथ साथ में इससे जल का ऊपर की ओर फ्लो भी बना रहता है। तो यह भी डिपेंड करता है प्रकाश पर। चूँकि हम सभी जानते हैं पौधे अधिकतर दिन के प्रकाश में वाष्पोत्सर्जन करते हैं। ऐसे पादप की जो गतियाँ होती हैं वो भी किस पे डिपेंड होती हैं, प्रकाश पे डिपेंड करती हैं। आपने ज़रूर पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर की क्लासों में कि प्रकाश की ओर पौधा मुड़ जाता है, जिसे ही हम लोग बोलते हैं प्रकाशानुवर्तन गति। इसके बारे में भी आपने जाना होगा। और यह विशेष रूप से पौधे के जो तने होते हैं वो प्रकाश की ओर मुड़ते हैं, ध्यान से समझिएगा, और यानी वो धनात्मक प्रकाशानुवर्ती गति दिखाते हैं। जबकि जो जड़ें होती हैं वो प्रकाश के विपरीत की ओर जाती हैं। मतलब जैसे जड़ है, अगर वो ज़मीन के ऊपर आ गई है तो वह पुनः ज़मीन के नीचे धंसने का प्रयास करेगी, जबकि जो तना होगा वह जड़ में दबने के बजाय मतलब ज़मीन में दबने के बजाय वो ज़मीन से ऊपर उठने का प्रयास करेगा। ठीक है, जो तना होता है, क्योंकि इसमें एक विशेष प्रकार का जो पादप हार्मोन होता है
ऑक्सीन वह कार्य करता है। इसके बारे में हमने शायद पढ़ाया है, अगर नहीं पढ़ाया है तो आगे चल के बता भी देंगे आपको कि जो पादप होते हैं, ऐसे ही समझ लीजिए ये पादप का तना है, और जब प्रकाश पड़ता है तो जो ऑक्सीन होती है वह जिधर प्रकाश नहीं पड़ रहा होता है उधर अधिक मात्रा में हो जाती है, और ऑक्सीन जो होती है वो ज़्यादा डिवीज़न करा देती है विभजोतकों में, जिसके कारण यह जो तना होता है इस साइड से अधिक बढ़ता है और जो तना है वो प्रकाश की ओर मुड़ जाता है। जबकि जड़ों में यह कार्य विपरीत होता है, जिस कारण जड़ जो है वो ज़मीन के अंदर जाने का प्रयास करती है, जबकि तने ज़मीन के ऊपर प्रकाश की ओर मुड़ने का प्रयास करते हैं। ऐसे यदि हम आगे बात करते हैं प्रजनन के बारे में, तो प्रजनन भी बहुत हद तक डिपेंड होता है किस पर, प्रकाश पर डिपेंड होता है, ठीक है। और अगर बात करें बीजों के अंकुरण के बारे में, तो हम सभी जानते हैं कि बीजों के अंकुरण में भी प्रकाश का महत्व बहुत अधिक होता है। जैसे ही कुछ पादप के बीज केवल अंधकार में ही अंकुरित होते हैं, ठीक है, और कुछ पादप के जो बीज होते हैं वो प्रकाश में ही क्या करते हैं, अंकुरण करते हैं। ऐसे ही भौगोलिक वितरण में हम समझ सकते हैं कि जो प्रकाश है, जहाँ पर अधिक प्रकाश पाया जाता है वहाँ पर जो प्रकाश रागी पौधे हैं वो पाए जाएंगे, और जहाँ प्रकाश नहीं पाया जाता वहाँ छाया रागी पौधे पाए जाएंगे। ऐसे हार्मोन्स पर भी प्रभाव पड़ता है, जो कि ऑक्सीन के बारे में हमने आपको डिटेल में बता दिया है। ऐसे प्रकाश से संबंधित एक घटना आप जरूर जानते होंगे, दीप्ति काल, ठीक है, दीप्ति काल या फोटो पीरियड कहते हैं, इसको भी ज़रा बता देते हैं फिर आगे हम बढ़ते हैं। चूँकि सभी कुछ लिखना संभव नहीं होता है, लेकिन हम समझा ज़रूर आपको दे रहे हैं कि जो फोटो पीरियड होता है वो पादपों के फूलने, फलने, वृद्धि, प्रजनन एवं उनके भौगोलिक वितरण पर प्रकाश की अवधि का प्रभाव पड़ता है। प्रकाश की इस अवधि को ही हम क्या कहते हैं, दीप्ति काल कहते हैं, ठीक है। बात समझ आ गई कि जो पौधे के वृद्धि, प्रजनन, फलने, फूलने पर जो प्रकाश का प्रभाव पड़ता है उसे ही हम क्या कहते हैं, फोटो पीरियडिज्म, ठीक है, फोटो पीरियडिज्म या दीप्तकलिता कहते हैं। दीप्तकलिता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो गार्नर एवं एलार्ड ने किया था, और हम समझ सकते हैं कि सबसे पहले दीप्तकलिता का जो इस्तेमाल या जो प्रयोग था या अध्ययन किया गया था वह तंबाकू में किया गया था, और इसी आधार पर ही पौधों को दो भागों में बांटा गया है, प्रकाश प्रिय और छाया प्रिय। तो प्रकाश प्रिय में वह पादप आते हैं जो प्रकाश में भली भांति उगते हैं लेकिन छाया में नहीं उग पाते हैं, जैसे सूरजमुखी हो गया, सागौन हो गया, चीड़ हो गया, बरगद हो गया आदि, इनको बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रकाश चाहिए। ऐसे ही छाया प्रिय जो होते हैं वह पादप जो केवल छायादार स्थानों पर ही अच्छी तरह उगते हैं, इन्हें ही हम कह सकते हैं छाया प्रिय। यदि इन पर अधिक धूप पड़ जाएगी तो ये मुरझा जाएंगे, जैसे एबीस हो गया, पाइसिया हो गया, टेक्सस हो गया, मतलब अधिकतर आप समझ लीजिए ब्रायोफाइट्स हो गए, या हम समझ सकते हैं कि फंजाई हो गए, ये सब प्रकाश में नहीं उगते हैं, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अब अगला हम पढ़ते हैं, और अगला है ताप। तो बात करते हैं ताप के बारे में। ताप के बारे में हम बहुत पहले से जानते हैं कि ताप ऊर्जा का ही एक रूप होता है। पृथ्वी के वातावरण में ताप का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, सूर्य है, जिससे निरंतर ताप की तरंगें निकलती रहती हैं। ऊष्मा के कारण ही तापमान में उतार चढ़ाव होता रहता है। यह सबसे मुख्य पारिस्थितिकीय कारक है, यानी ताप जो है वो सबसे मुख्य पारिस्थितिकीय कारक है। ताप पारिस्थितिक रूप से सबसे ज़्यादा प्रासंगिक पर्यावरणीय कारक है। एनसीईआरटी की बुक आप पढ़िए, ताप स्पेशल रूप से मेंशन किया गया है, मतलब इसको हम इम्पॉर्टेंट ज़रूर बोल सकते हैं, ठीक है। तो यह सबसे मुख्य रूप से पारिस्थितिकीय कारक है, जो स्वयं अन्य पारिस्थितिकीय कारक जैसे अक्षांश हो गया, समुद्र तल से ऊंचाई हो गया, स्थलाकृति हो गया, वनस्पति हो गया, ढलान है आदि को यह प्रभावित करता है। सभी जीवधारियों पर ताप का प्रभाव स्पष्ट रूप से पड़ता है। जब हम उत्तरीय ध्रुव के सजीवों के बारे में देखते हैं, चाहे वो जंतु हों चाहे पादप हों, तो अगर उनकी तुलना हम करते हैं उष्णकटिबंधीय जीवों से, तो अनेक आकारिकीय और शारीरिक विभिन्नताएं स्पष्ट होती हैं। यानी जो ध्रुवीय जीव होते हैं वो उष्णकटिबंधीय जीवों से अलग होते हैं। जीव की समस्त जैविक क्रियाओं का तापमान क्षेत्र जो होता है वह 0 से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच ही होता है। 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे तथा 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तापमान में जीव के लिए जीवित रहना बहुत ज़्यादा
कठिन होता है। अतः हम यह जरूर कह सकते हैं कि 25 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान जो होता है वह सबसे अनुकूल होता है जीवित रहने के लिए। जीवित कोशिकाओं की प्रजनन सहित सभी कार्य की जो जितनी भी क्रियाएं होती हैं वह भी टेम्परेचर पर डिपेंड होती हैं। और अगर हम कह सकते हैं कि अगर टेम्परेचर में फेरबदल होगा तो उसकी क्रियाओं पर भी क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा। जंतुओं में तापमान के अनुसार क्या होता है, उनमें चेंजिंग आती रहती है। मतलब बहुत सारे जीव जो होते हैं वो जब तापमान बहुत ज़्यादा डाउन जाने लगता है तो हाइबरनेट हो जाते हैं। इसके बारे में भी आपने सुना होगा। और साथ साथ में जो बहुत सारे जंतु आपने देखा होगा कि जो रात्रिचर होते हैं, मतलब जब प्रकाश नहीं होता है तभी वो चलते हैं, और कुछ जीव जो होते हैं वो दिनचर होते हैं, मतलब वो प्रकाश की उपस्थिति में ही चलते हैं। ऐसे अगर हम बात करें तो कह सकते हो आप कि बहुत सारे जीव पादप या सभी जो होते हैं वो तापमान से प्रभावित होते हैं। तापमान का प्रभाव हम पादपों की संरचना, जैविक क्रिया, प्रजनन आदि पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जैसे यदि बात करें तो बीजों के अंकुरण, पादप की वृद्धि, फूलों के खिलने, फलों एवं बीजों के पकने के लिए तापमान की आवश्यकता होती है। कुछ पादपों के तनों में वृद्धि व पुष्प का खिलना भी रात और दिन के ताप से प्रभावित होता है। ऐसी ही बात करें कि छोटे पादप जैसे झाड़ियाँ और शाक में भी क्या हो जाता है कि जब अधिक ठंडी होती है तो वो मर जाते हैं। यानी उनके भी जैविक क्रियाओं के लिए तापमान का निश्चित होना या अनुकूलित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तापमान पादप के भौगोलिक वितरण को भी प्रभावित करता है। ध्रुवों की ओर यदि हम जाते हैं या पहाड़ों की अधिक ऊंचाई की ओर जाते हैं तो चूँकि वहाँ तापमान बहुत कम होता है तो ऐसी स्थिति में जीव द्रव्य नष्ट हो जाते हैं और इसीलिए वहाँ पर वनस्पतियाँ बहुत कम या ना के बराबर होती हैं या होती ही नहीं है। पर्वतों पर ध्रुवों की ओर जब भी ढलानों में हम जाते हैं तो भी देखते हैं कि मतलब जहाँ पर थोड़ी गर्मी होती है वहाँ पर संख्या जीवों की अधिक होती है, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा तापमान है, चूँकि हमने आपको एक रेंज दे दिया 0 से 50 डिग्री सेल्सियस तक, तो वनस्पति हो या जंतु हो यही तापमान के अंदर ही क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसको आप आसानी से लिख दीजिएगा कि 0 से 50 डिग्री सेल्सियस तापमान के अंतर्गत होती है। तापमान, वायु की गति, वाष्पन, जलवृष्टि, समुद्री धाराओं का संचालन, पृथ्वी के चट्टानों का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर मिट्टी के कणों का निर्माण एवं अनेक जैविक क्रियाओं को भी प्रभावित करता है। फिर आगे बात करते हैं वायु की गति यानी विंड की वेलोसिटी। ठीक है, तो वायु की गति भी क्या करती है, प्रभावित करती है। चूँकि आप ज़्यादा तेज़ हवाएं चलेंगी तो वहाँ पे पौधे अलग होंगे, जहाँ पे हवाएं कम चलेंगी वहाँ पर पौधे अलग तरह के होंगे। तो पौधे के जीवन पर वायु की गति का भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। वायु की गति का अधिक प्रभाव जो होता है वो पादपों की आकृति एवं वितरण पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों रूप से पड़ता है। तेज वायु में पत्तियों के सामने से आर्द्रता युक्त वायु जल्दी हटती है, जिससे पादपों के वाष्पोत्सर्जन पर असर पड़ता है। वायु पादपों के परागण, बीज एवं फलों के वितरण में सहायक होती है। अधिक तीव्र वायु से बड़े बड़े पेड़ टूट जाते हैं और एक ओर झुक जाते हैं। तीव्र वायु के कारण ही समुद्र के किनारे या पर्वतों पर पादपों की जो शाखाएं होती हैं वो सामान्यतः एक ओर क्या हो जाती है, निकल जाती है। मतलब जिधर से वायु आ रही है वो, चूँकि वायु जो होती है अपने सामने आने वाली हर चीज़ को तोड़ने और फाड़ने का काम करती है। ज़्यादा तेज़ वायु आ रही तो इसलिए वो पौधे ही अपने आप को ढाल ले जाते हैं, ऐसा कि वायु का प्रभाव उन पर कम पड़े। ठीक है, तो ये हम लिख लेंगे कि वायु की गति का प्रभाव जो है वो पादपों की आकृति एवं वितरण पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप दोनों से पड़ता है। फिर आगे बात करते हैं वायुमंडलीय गैसों के बारे में, जिसको हम वायु भी आम शब्दों में कहते हैं, यानी वायु का भी प्रभाव पड़ता है। तो वायु क्या होता है, पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर तक वायुमंडल फैला हुआ, जिसके बारे में हमने पिछली क्लास में बात किया था। लेकिन जो वायुमंडल का लगभग 95% भाग होता है वह मतलब 95% में सारी गैसें आ जाती हैं। 95% गैसें जो हैं वो 18 किलोमीटर रेंज के अंदर ही रहती हैं। बाकी जो 5% गैसें बची हैं वही ऊपर के मंडल में पाई जाती है। यानी अधिकतर गैसें जो होती हैं वो क्षोभ मंडल में ही पाई जाती हैं। फिर क्षोभ मंडल से ऊपर बाह्य मंडल तक 5% गैसें ही उपस्थित होती हैं। तो पृथ्वी की सतह से 18 किलोमीटर ऊपर तक लगभग
95% वायुमंडलीय गैसें उपस्थित होती हैं जो कि पर्यावरण के लिए आवश्यक घटक हैं, जैसे ऑक्सीजन ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और नाइट्रोजन ले लेते हैं। और चूँकि वायुमंडल में हम सभी जानते हैं कि वायु जो होती है वह एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है, क्योंकि इसमें वायुमंडलीय गैसें होती हैं, साथ साथ जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन हो गया, और धूल के कण हो गया, धुआं हो गया, सूक्ष्म जीव हो गया, पराग कण हो गया, और कई तरह से हम कह सकते हैं ज्वालामुखी से निकलने वाला जो गैसें हैं, जैसे SO2 हो गया, अमोनिया हो गया, NO2 हो गया, ये सब भी उसमें मिक्सअप होती हैं। लेकिन जो मेन रूप से जो गैसें ज़रूरी हैं पादप के लिए वह ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन होती हैं, जो कि वायुमंडल में पाई जाती हैं। नाइट्रोजन 78% होती है, इसके बारे में भी आप जानते हैं। ऑक्सीजन का भी परसेंटेज आप ज़रूर जानते होंगे। चलिए ज़्यादा वीडियो को ना खींचते हुए हम आगे बात करते हैं वर्षा या जल के बारे में कि यह कैसे प्रभावित करता है। तो पादपों की वृद्धि एवं विकास जल की प्राप्ति पर ही निर्भर करती है। पृथ्वी पर उपस्थित जल का अधिकांश भाग वर्षा से प्राप्त होता है, और हम सभी जानते हैं कि पौधा या जीव बिना जल के तो जीवन संभव ही नहीं है। पृथ्वी पर उपस्थित सभी अलवणीय जल का अधिकांश भाग जो है वो वर्षा से प्राप्त होता है। बाकी लवणीय जल का जो सोर्स है वह समुद्र होता है। और हम सभी समझते हैं कि जो स्थल पर जीव हैं, यानी स्थल मंडल में जीव से कहीं अधिक जीव जो हैं वो जल मंडल में पाए जाते हैं, क्योंकि समुद्र में कितने जीव हैं ये तो एकदम गिना ही नहीं जा सकता, अनंत संख्या हो सकती है। तो मतलब बहुत सारे जीव पाए जाते हैं। तो जल के बारे में जितना आप पढ़ें, जितना लिखें वह कम ही होगा। आगे बात कर लेते हैं, चलिए ह्यूमिडिटी के बारे में, आर्द्रता के बारे में। ठीक है, तो वायुमंडलीय नमी या आर्द्रता, ठीक है, आर्द्रता बोलते हैं इसको, ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी जो होती है वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है, इसे ही वायु की नमी या आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता प्रत्यक्ष रूप से वाष्पन तथा वर्षा को प्रभावित करती है। आर्द्रता में उतार चढ़ाव द्वारा मौसम में परिवर्तन होने लगता है, और आर्द्रता का जो मापन किया जाता है वह साइक्रोमीटर द्वारा किया जाता है। किससे किया जाता है? साइक्रोमीटर द्वारा किया जाता है। तो यह भी जानने वाला पॉइंट है। हालांकि इसको रटना नहीं है आपको, क्योंकि इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, लेकिन आप जान लीजिए साइक्रोमीटर द्वारा आर्द्रता का माप किया जाता है। कई जगह आपने देखा होगा कि ह्यूमिडिटी लिखा रहता है कि क्या है ह्यूमिडिटी। चलिए अब आगे बात कर देते हैं कि मृदीय कारक क्या हैं और या मृदा क्या है, और इसका मतलब चूँकि ये पर्यावरण का एक घटक है, हम लोग डिवाइड कर रहे थे अभी अजैविक घटक, जिसमें पहला हमने पढ़ लिया है जलवायुवीय कारक। चूँकि लॉन्ग वीडियो इसलिए खींच गई, हमने इसको डिटेल में समझ लिया है। जो भी लिखने वाला था वो मैंने आप देख रहे हैं सामने आपकी PDF फाइल है, और PDF फाइल ये वाली हम डिस्क्रिप्शन में अभी प्रोवाइड कर देंगे, तो वहाँ से आप डाउनलोड ज़रूर कर लीजिए ताकि लिखने में भी आपको आसानी हो जाए। बाकी टेलीग्राम चैनल पर भी हम PDF अब सेंड कर दिया करेंगे, तो वहाँ आप जा कर के उसको ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि PDF आपको वहाँ पर भी मिल जाए। तो मृदीय कारक में मृदा पृथ्वी की सबसे ऊपरी उपजाऊ सतह है। इसका निर्माण चट्टानों के भौतिक, रासायनिक और जैविक अपक्षरण के कारण होता है। मृदा में सामान्य रूप से निम्न घटक पाए जाते हैं, जैसे कि खनिज पदार्थ इसमें उपस्थित होता है। तो मृदा में विभिन्न प्रकार के खनिज लवण उपस्थित होते हैं जो कि पादप के लिए आवश्यक होते हैं। जैसे यदि बात कर लें फास्फेट आयन, कॉपर आयन, सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, लौह आयन, और इसके बारे में मतलब बहुत डिटेल में भी आप पढ़ सकते हो। मृदीय कारक मृदा की संरचना है, इसको आप पढ़ने का प्रयास करिए, बुक से पढ़िए कि मृदा में कितनी लेयर्स होती हैं, मृदा में कौन कौन से स्तर पाए जाते हैं, ठीक है, और इन स्तरों के बारे में जानिए, मृदा की बनावट कैसी होती है, इनके सब के बारे में पढ़िए। पढ़ना अच्छी बात है, इन सबको डिटेल में आप पढ़िए, लेकिन चूँकि जितना आपको याद करना है हम वही आपको लिखाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है खनिज पदार्थ, तो पढ़ लिया। और खनिज पदार्थ के बाद यहाँ आपको यहाँ लिखना है आपको कार्बनिक पदार्थ। क्या लिखना है? कार्बनिक पदार्थ। दूसरा क्या था, हमने इसीलिए चार्ट आपको पहले बना दिया था, कार्बनिक पदार्थ या ऑर्गेनिक मैटर, इसको ह्यूमस भी बोलते हैं। तो यह पादपों तथा जंतुओं के मृत शरीर या उनसे उत्सर्जित पदार्थों से प्राप्त होता है, जो जीवाणुओं तथा कवकों द्वारा अपघटित करके ह्यूमस में बदल दिया जाता है। तो ह्यूमस
से क्या हो जाता है, पृथ्वी या हम कह सकते हैं जो मृदा है ऊपरी सतह, उसकी जल धारक क्षमता बढ़ जाती है और उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है। कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं वो सतह से लगभग 20 से 30 सेंटीमीटर गहराई तक पाए जाते हैं, और जब इससे हम अधिक गहराई में जाते हैं तो इनकी संख्या बहुत कम हो जाती है। नेक्स्ट है मृदा में उपस्थित जल, जिसे हम कहते हैं सॉयल वाटर। तो बलुई मृदा में कम होगा जल, है ना, क्योंकि उसके अंदर जल धारक क्षमता कम होती है, जल को कम कैपेसिटी कर पाता है। लेकिन ऐसे ही हमने कहा नहीं कि मृदा के बारे में हम डिटेल पढ़ें, मृदा का प्रकार है, चिकनी है, बलुई मिट्टी है, इन सब के बारे में आप पढ़िए, ठीक है, अच्छी बात रहेगी। और मृदा में जल विशेषकर वर्षा से आता है, जो कि पादपों के लिए बेहद आवश्यक है, और जल के बारे में हमने पहले ही आपको बता दिया है। फिर मृदा में वायु, चूँकि आप सोच रहे होंगे वायुमंडल में ही वायु होता है, ऐसा नहीं है, वायु मृदा में भी उपस्थित होती है। जैसे कि आपने जाना होगा कि जो भू प्रवृत्ति में ऑक्सीजन उपस्थित होती है वो बहुत अधिक मात्रा में होती है, इसीलिए पौधे जीवित होते हैं, क्योंकि पौधे जो होते हैं वो जड़ों द्वारा भी सांस लेते हैं। जहाँ पर श्वसन नहीं हो पाएगी वह जड़ मर जाती है, ठीक है। तो सांस लेने के लिए जड़ों द्वारा ऑक्सीजन का यूज किया जाता है, वह भूमिगत ऑक्सीजन होती है। तो मृदा में ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, जो कि पादपों के श्वसन के लिए आवश्यक होती है। फिर बात करते हैं तो मृदा जीव, तो मृदा में अनंत सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं, जो कि विभिन्न क्रियाओं के लिए जाने जाते हैं। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि मृदा में केचुए हैं, आर्थ्रोपोडा भी, सूत्रकृमि, आर्थ्रोपोडा, ये सब भी, प्रोटोजोआ भी उपस्थित होते हैं, जो कि एक ज़रूरी घटक का कार्य करते हैं। आप सभी जानते होंगे जो केचुआ होता है वह कृषि में इतना ज़्यादा यूज होता है कि उसे किसान का मित्र भी कहा जाता है। चलिए लास्ट रीडिंग देख लेते हैं। स्थलाकृतिक कारक, तो इसमें 3 प्रमुख कारक आते हैं। स्थान की ऊंचाई, किसी स्थान की ऊंचाई बढ़ने पर हवा की गति, आर्द्रता तथा प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाती है। ऐसे ही भूमि का ढाल जो है, अधिक ढलान पर जल तेजी से बहने के कारण मृदा में अपरदन अधिक हो जाता है। ऐसे ही जो है पर्वतों या ढलान की दिशा, तो ढलान की दिशा भी वनस्पति के विकास को प्रभावित करती है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको न लिखना है और ना ही पढ़ना है, आप चाहें तो इसको अच्छे से पढ़ भी सकेंगे। आगे बात करते हैं जैविक घटक के बारे में। चूँकि सबसे पहले हमने 2 घटकों में बांटा था और दोनों घटक थे अजैविक घटक, जिसको हमने 3 घटकों में बांटा। कौन कौन सा घटक? जलवायु कारक या जलवायु घटक, और मृदीय कारक, और फिर स्थलाकृति कारक, और फिर अब जो लास्ट में है दूसरा प्रकार हुआ था जैविक घटक, जिसको बोलते हैं बायोटिक फैक्टर। तो किसी स्थान पर उपस्थित सभी जीव जैसे सूक्ष्म जीव, पादप, जंतु एवं मानव आदि जैविक कारकों के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह हमने कंप्लीट आज का पोर्शन पढ़ लिया है। हालांकि वीडियो अधिक लंबी हो गई, लेकिन यदि वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर हाँ हमने कंप्लीट वीडियो वॉच की है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम इससे अच्छे टॉपिक को और अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आप जो टॉपिक आने वाले हैं, कुछ टॉपिक को छोड़ करके बाकी लेंदी टॉपिक होंगे, तो उनको आप समझने के लिए 1 से 2 बार वीडियोज़ को ज़रूर देखा करिए। बाकी कुछ टॉपिक बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। मैं पूरा प्रयास करूँगा कि जल्द से जल्द ही ये सिलेबस आपकी मुट्ठी में हो, सारी नोट्स आपकी मुट्ठी में हो, एनसीईआरटी का सलूशन आपकी मुट्ठी में हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।